everyone, this is Priyanka and welcome to my YouTube channel. फ्रेंड्स, CDP की हमारी सीरीज़ में जो आज का टॉपिक है वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता एवं वातावरण। ये टॉपिक CTET, UPTET, MPTET, इसके अलावा जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए, जब हमने मानव विकास की बात की थी तो सबसे पहले हमने विकास की अवस्थाओं के बारे में जाना था और आज हम जानेंगे कि मानव के विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। तो देखिए, मानव का जो विकास है वो दो कारकों से प्रभावित होता है। पहला है इसमें जैविक कारक और दूसरा है सामाजिक कारक। देखिए, अगर हम बात करें जैविक कारक की या जैविक विकास की, तो देखिए जो जैविक विकास होता है बालक का, उसका जो दायित्व होता है वो माता पिता पर होता है, या हम कह सकते हैं वंशानुक्रम पर होता है। यानी कि जन्म से संबंधित जो विकास है उसको हम वंशक्रम या वंशानुक्रम कहते हैं। अब देखिए, जो बालक के विकास को जो प्रभावित करते हैं वे सभी तत्व वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, जो वंशानुक्रम होता है वो बालक को जन्म के समय से ही नहीं, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि जन्म के पूर्व से ही प्रभावित करता है। यानी कि जो सभी तत्व बालक को उसके जन्म से पूर्व उसके माता पिता से प्राप्त होते हैं उन्हें हम यहाँ पर कहेंगे वंशानुक्रम या हेरिडिटी। अब देखिए, जो बालक होता है उसे वंशानुक्रम से मिलने वाले गुण सिर्फ माता पिता से ही नहीं प्राप्त होते, बल्कि उसके पूर्वजों से भी प्राप्त होते हैं और इसी को हम वंशानुक्रम भी कहते हैं, या हम इसे वंश परंपरा, पैतृकता, आनुवांशिकता या हेरिडिटी भी कहते हैं। इसके बाद देखिए, एक टर्म और आता है कि प्राणी शास्त्रीय या जैविकीय विरासत क्या है। तो देखिए, एक पीढ़ी द्वारा यानी कि एक जनरेशन के द्वारा दूसरी जनरेशन को जितने भी विशिष्ट गुण या लक्षण हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफ़र किए जाते हैं उनको हम कहते हैं प्राणी शास्त्रीय या जैविकीय विरासत। अब हम थोड़ा वंशानुक्रम के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो देखिए, वंशानुक्रम की अगर हम बात करें तो एक डेफिनेशन आती है जेम्स ट्रेवर की। तो देखिए, जेम्स ट्रेवर कहते हैं कि माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं, यानी कि दोनों तरह की विशेषताएं, शारीरिक भी और मानसिक भी, उनका संतानों में यानी कि उनके बच्चों में हस्तांतरण का मतलब है यहाँ पर ट्रांसफ़र, हस्तांतरण होना ही क्या है, आपका वंशानुक्रम है। तो फ्रेंड्स, ये जो डेफिनेशन है जेम्स ट्रेवर की, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि ये बार बार रिपीट की जाती है। या तो डेफिनेशन दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि ये किस मनोवैज्ञानिक की परिभाषा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन है आपकी पीटरसन की। तो देखिए, पीटरसन कहते हैं कि बालक को उसके माता पिता के माध्यम से या उसके पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त होती हैं, यानी कि जो बालक को विशेषताएं प्राप्त होंगी या जो गुण वो प्राप्त करेगा वो या प्राप्त तो करेगा अपने माता पिता से, लेकिन पूर्वजों की भी विशेषताएं यानी कि उसके दादा दादी की, नाना नानी की विशेषताएं भी उसमें सम्मिलित रहती हैं और इसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। तो ये थी हमारी पीटरसन की डेफिनेशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं हम वातावरण की या सामाजिक कारक की। यानी कि जो वातावरण है वो सामाजिक कारक के अंतर्गत आता है, यानी कि बच्चे का जो सामाजिक विकास होगा उसका दायित्व रहेगा वातावरण पर। जैसे जैविक विकास का जो दायित्व होता है वो माता पिता पर होता है, उसी प्रकार सामाजिक विकास का जो दायित्व होता है वो होगा आपके वातावरण पर या एनवायरनमेंट पर। अब देखिए, रॉस की यहाँ पर एक डेफिनेशन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो सबको प्रभावित करती है। यानी कि बालक पर जिन भी बाहरी शक्तियों का प्रभाव पड़ता है, उसके विकास को प्रभावित करती है, वो सब बालक का क्या है,
वातावरण है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वातावरण के प्रकार की, यानी कि वातावरण कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पर आंतरिक वातावरण। अगर हम आंतरिक वातावरण की बात करें तो आंतरिक वातावरण से हमारा यहाँ पर अर्थ है कि जन्म के पूर्व से, यानी कि गर्भावस्था के समय से ही जो परिस्थितियाँ भ्रूण को या शिशु को चारों ओर से घेरे होती हैं वही उसका वातावरण है। यानी कि जन्म के पूर्व की परिस्थितियाँ भी बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे कि हम सभी ने महाभारत देखी है, तो महाभारत काल में अगर हम अभिमन्यु की बात करें तो जो अभिमन्यु था उसने गर्भावस्था में ही जो अपने पिता से चक्रव्यूह की कहानी सुन ली थी, यानी कि गर्भस्थ शिशु भी सुन सकता है, समझ सकता है। इसलिए जो माँ होगी अगर वो स्वस्थ होगी तो बालक में भी स्वस्थ होने के जो लक्षण हैं वो प्रकट होते हैं। तो ये तो था आंतरिक वातावरण। अब हमारा जो सेकंड है वो है बाह्य वातावरण। देखिए वातावरण से हमारा यहाँ पे क्या मतलब, यानी कि जो भी चीज़ जो व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए है या हम सबको जो चारों ओर से घेरे होती है वही हमारा वातावरण होती है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बाह्य वातावरण की, तो इसमें वो सभी परिस्थितियाँ आएंगी जो सामूहिक रूप से या हम कह सकते हैं मिश्रित रूप से उसके विकास को या व्यवहार को प्रभावित करेंगी, वो सब हमारा बाह्य वातावरण होगा। अब देखिए जो थर्ड और फोर्थ नंबर का जो है ये बाह्य वातावरण के ही प्रकार हैं। अब देखिए जो बाह्य वातावरण है ये दो प्रकार का होता है। पहला है आपका भौतिक वातावरण और दूसरा है सामाजिक वातावरण। अगर हम यहाँ पर बात करें भौतिक वातावरण की, तो हम भौतिक वातावरण को एक और नाम दे सकते हैं प्राकृतिक वातावरण, यानी कि भौतिक वातावरण को हम प्राकृतिक वातावरण भी कह सकते हैं, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट भी कह सकते हैं। देखिए जब बालक जन्म लेगा तो जन्म के बाद उसका जो संपर्क होगा जिस वातावरण से होगा, जैसे कि हवा, पेड़ पौधे, घर, भोजन और वहाँ की जो जलवायु है जिस स्थान की वो वहाँ जहाँ पर रह रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या आएंगी, ये सारी चीज़ें भौतिक वातावरण के अंतर्गत आएंगी। और ये जितने भी ये कारक हैं ये बालक के विकास को पूर्ण रूप से जीवन भर प्रभावित करते रहते हैं। तो ये था भौतिक वातावरण। अब हम आगे बात कर लेते हैं सामाजिक वातावरण की। तो देखिए अगर हम सामाजिक वातावरण की बात करें तो सामाजिक वातावरण का जो अर्थ है वो उन सभी परिस्थितियों से लगाया जाता है जो बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास पर अपना प्रभाव डालती हैं। जैसे कि जो हमारा समाज है, हमारी सोसाइटी है, यहाँ पर बहुत सारी हम कह सकते हैं सामाजिक परिस्थितियाँ हैं। जैसे बहुत सारे रीति रिवाज, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, रहन सहन, तो ये सारी चीज़ें सामाजिक वातावरण के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो थे वातावरण के प्रकार। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एक स्टेटमेंट है R.S. वुडवर्थ का जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए कि जो वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध में इन्होंने कहा है कि वंशानुक्रम व वातावरण का जो संबंध है वो जोड़ के समान होगा, यानी कि दोनों का हम जोड़ नहीं सकते हैं बल्कि गुणा यानी कि मल्टीप्लाई किया जा सकता है इनका। इसलिए जो व्यक्ति है इन दोनों तत्वों का योगफल ना होकर क्या है, गुणनफल है। और ये स्टेटमेंट भी बहुत बार रिपीट किया जाता है, घुमा फिरा के पूछा जाता है कि मानव विकास वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है, योगफल है, गुणनफल है या भागफल है। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन वहाँ पर दे दिए जाएंगे। तो जो मानव विकास है या जो मानव है वो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। अगर हम बात करें कि दोनों में से क्या चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही व्यक्ति के विकास में बराबर का योगदान रहता है, दोनों ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए अगर हम वंशानुक्रम के महत्व की बात करें तो जो वंशानुक्रम है उसके कारण क्या है,
बालकों में शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं, जैसे कि अगर आप किसी के बालों का रंग किसी दूसरे बालक के रंग से अलग है, बालों का जो रंग है या आँखों के रंग की हम बात कर सकते हैं, हम स्किन के कलर की बात करें, तो ये सारी चीज़ें बालक को उसके वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे बालकों में जो उनकी क्षमताएं होती हैं, उनमें भी विभिन्नताएं होती हैं। तो एक शिक्षक की दृष्टि से एक शिक्षक को ये सब जानना बहुत आवश्यक है कि बालक में जो विभिन्नताएं, यानी कि अगर कोई बालक धीरे सीख रहा है तो इसमें उसके वंशानुक्रम का भी योगदान हो सकता है। अगर हम बात करें वातावरण के महत्व की, तो देखिए शिक्षक को क्या है, बालक के वातावरण की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर बालक सीखने में थोड़ा स्लो है या थोड़ी धीमी गति से सीख रहा है, तो हो सकता है कि उसके वातावरण में अगर सुधार किया जाए तो बालक के सीखने की जो गति है उसमें भी हम सुधार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।